हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का जेम क्लास में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे। कौन से जो ओल्ड पेपर हो चुके हैं उनको हम कर रहे थे। हमने 2017 के पेपरों से स्टार्ट किया है और हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जो ओल्ड पेपर हो चुके हैं उनके बारे में। तो हम देख रहे थे कौन सा जो 2017 में 19 अगस्त को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जो इसका पहला जो टॉपिक है वह करा चुका था, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मैंने कराए थे। अब इससे आगे मैं आपको कराने वाला हूँ ये अगले क्वेश्चंस। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है कि नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। आपको बताना है कि ये आपको दिया हुआ है क्रम, इसमें बताना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आई और यहाँ पर जे दिया हुआ है। यदि आप इन सब वर्णों को देखें तो इनकी यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है। यदि मैं इनके इस साइड दर्पण बना दूं तो इससे जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है वह यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है। तो किस प्रकार आया है कि पहले एच था, फिर आई आया, फिर जे आया, फिर के आया। तो अगला जो आएगा वह वर्ड कौन सा आएगा, एल आएगा। तो एल का यदि हम दर्पण प्रतिबिंब देखें तो दर्पण प्रतिबिंब हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा एल जो इसका इस साइड वाला जो पार्ट है वह पलट कर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वह हमारा सही है कि एल का दर्पण प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। मतलब आपको ये एक श्रृंखला दी हुई है, इससे ये बना, इससे ये बना और इससे आगे ये। तो अगली को जो कौन सी आने वाली है वह आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि पहले ये जो था, आप यहाँ पर जो भरा हुआ भाग देख रहे हैं, यहाँ पर छायांकित भाग, तो इसको यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यह कुछ ये पहले में ये वाले बॉक्स भरे हैं और जो दूसरे में यहाँ पर बॉक्स भरे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको यदि हम इस प्रकार इधर घुमा दें, यदि इस प्रकार इनको घुमाकर यहाँ तक ले आएँ, मतलब ये कितने बॉक्स आगे बढ़ाया हमने, 2 बॉक्स आगे बढ़ा दिए, एक बॉक्स को छोड़ के आगे बढ़ा दिया। इसमें यदि हम देखें तो इसको क्या किया इन्होंने कि एक बार फिर से पुनः इसको पीछे ले गए, कितना -1 किया। फिर यदि हम पुनः इसको देखें तो यही क्रम दोहराया और इसको यहाँ पर 2 बढ़ाकर इस वाली आकृति में आप देखोगे कि यह 2 बढ़ाकर आ गया है। तो अगली जो आकृति होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो है यह आ जाएगा यहाँ पर -1। तो आपकी जो अगली आकृति जो आंसर सही होगा वह क्या होगा आपका, आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि जो हमारी अगली आकृति होगी उसमें क्या होगा कि पहला जो होगा यहाँ पर आएगा एक डार्क भाग और एक आएगा यहाँ पर डार्क वाला। तो हम देखेंगे कि जो हमारी ऑप्शन में आकृति कौन सी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन 4 में यह आकृति हमें देखने को मिल रही है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको कहा गया है कि 2 आकृतियाँ दी हुई हैं, 2 आकृतियाँ दी हुई हैं, एक ये और एक ये। तो इनको इन्होंने बोला कि इनको यदि अति व्यापित करें, एक दूसरे के अति व्यापित का अर्थ होता है कि इनको एक दूसरे के ऊपर यदि रख दिया जाए तो आपको यह आकृति किस प्रकार देखने को मिलेगी। तो देखो, यदि इसमें यह आपको तीर देख सकते हो, यहाँ पर सिंपल रो लाइनें हैं और यहाँ पर तीर वाली लाइनें हैं। तो हम इनको ना ऑप्शन से देख के करेंगे कि यदि हम देखें कि पहले वाले पे क्या है, तीर है, दूसरे में भी तीर है और यहाँ पर क्या हुआ है, एक पॉइंटर बना हुआ है, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, फिर एक लाइन है पहली आकृति को यदि हम देखें और दूसरे में है, फिर बाद में यहाँ पर स्टार बना हुआ है, थोड़ा सा स्टार टाइप का यहाँ पर ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर गोला बना हुआ है और यहाँ पर फिर लाइन है, फिर लाइन है, फिर आपको तीर देखने को मिलेगा और फिर लाइन देखने को मिलेगी। और यदि हम दूसरी आकृति को देखें तो दूसरी को भी हम इसी पे अति व्यवस्थित करें। तो मैं इस पे दूसरी आकृति को बनाता हूँ, इसी पर एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन है पहले, फिर दूसरी में यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फिर से लाइन आ जाएगी और ये तीसरे की बात करें तो यहाँ पर एक तीर आ जाएगा। तो किस प्रकार, इस प्रकार से एक तीर आ जाएगा, फिर ये लाइन आ जाएगी, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, एक लाइन और आ जाएगी इस पर। और यदि हम बात करें ये, फिर तीर आ जाएगा और तीर के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक
गोला देखने को मिलेगा, और अगले में क्या देखने को मिलेगा, ऊपर गोल और लाइन, और यहाँ पर स्टार टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, और आगे लाइन है तो नॉर्मल लाइन देखने को मिलेगी, और देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर तीर। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे कि जो कौन सी आकृति मैच करती है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह इससे मेल खाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके पास दिया हुआ है कि 750 रुपये को, कितना, 750 रुपये हैं जिनको ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात, यदि हम ए और बी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि जो ए है उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार हम हल करेंगे। हम पहले निकालेंगे कि जो ए बी और जो सी है उनका जो कुल अनुपात है, ए बी और सी का हम अनुपात निकालेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो क्या है, ए का यदि हम बात करें तो ए का है 5, और यहाँ पर दिया हुआ है बी का जो ये होते हैं मान, यदि हम ए की बात करें तो ए का होगा 5 यहाँ पर और बी का होगा 2। तो यहाँ पर हम बी के नीचे 2 लिखेंगे, और आगे हम सॉल्व करने के लिए जो बी का है पुनः यहाँ पर 7 दिया हुआ है और यहाँ पर 13 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं। और यदि हम इसको देखें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खाली, यहाँ पर जो खाली स्थान देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर जो साइड वाला होता है वह उस अंक को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम कर देंगे इनका गुणा। यहाँ पर करते हैं क्या, मल्टीप्लाई इनका करेंगे। तो 7 का यदि हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 7 का 2 में करेंगे तो 14, और 13 का 2 में करेंगे तो 26। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो अब यदि हम देखें कि इन्होंने बोला, हमने देख लिया कि ए को कितना मिलेगा, ए को कितना रुपए मिलेगा, 35 रुपये मिलेंगे। बी को कितना मिलेगा, 14 मिलेंगे, और जो सी है उसको कितना मिलेगा, 26। तो इसने बोला जो हम यदि सॉल्व करें तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा, यदि हम इनको जोड़ दें तो ये इनको हमको जोड़ेंगे तो 26 और 14 कितना हो गया हमारा, 50, यहाँ पर हो गया हमारा कितना, 40 हो गया। 40 और 35 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कितना, यहाँ पर देखने को मिलेगा 75। टोटल हो गया हमारा 75 हो जाता है। तो यदि हम बात करें 75 यहाँ पर हो गया, परंतु जो यदि हम बात करें यहाँ पर हमारा 75 है, परंतु प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से 70 है। यदि हम इस 70 को 750 के बराबर करें तो हमें 70 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हमने यहाँ पर 10 का गुणा किया है तो इन सभी जो रेशियो हैं इनमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। यदि हम 35 में 10 का गुणा करें तो 350 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है ए क्या, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो जो 350 है वह मिलेंगे किसे, ए को। तो ये हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आंसर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार है जो कितनी की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये जो उसने बोला है कि उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमने पता है यदि ये मीटर में दी हुई है, 1 यूनिट मीटर में दी हुई है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, जो चाल है उसे भी किस में बदल लेंगे, हम मीटर में बदल लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलते हैं तो उसके लिए जो चाल में हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने को गुणा करते हैं, तो चाल में हम करते हैं 5/18 का गुणा। यदि हम चाल में 5/18 का गुणा कर देंगे तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है वह किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको, यदि हम देखें तो ये क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि यदि हम देखें 6 से यदि काटें, 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, तो इस प्रकार आ जाएगा जो है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, यह स्पीड आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि 200 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो जो है
हम देखेंगे समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर है और चाल कितनी है? 50/3 मीटर प्रति सेकंड है। तो यदि हम देखें कि ये बटे में 3 है तो यहाँ पर यह कि ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3/50। तो इस प्रकार यहाँ से हम काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा? यदि 3 और 4 का गुणा करें तो आपको देखने को मिलेगा 12। तो यहाँ पे आ रहा है 12 सेकंड। जो 12 सेकंड का समय लग रहा है किसमें? हमें कितने 200 मीटर की दूरी तय करने में। परंतु आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मिनट में ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हम 12 सेकंड को मिनट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 12 सेकंड है इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से यदि हम भाग देंगे तो यह किस में बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। मतलब 12 से यदि हम 60 को काटेंगे तो कितना आएगा? 1/5। 1/5 मिनट। जो कि क्यों? हमें जो सेकंड होता है, 1 सेकंड को यदि हमें मिनट में बदलना है, यदि हम बात करें कि 1 मिनट, क्या हम देखते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पर यदि 1 सेकंड है तो उसका मतलब क्या होगा? यदि 1 सेकंड है, यहाँ पर 1 सेकंड है तो 1/60 मिनट होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर गुणा भाग किस किया है? 60 से यहाँ पर भाग दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या देखने को मिलता है कि 5 से विभाजित होने वाली, क्या आपसे पूछा गया है 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं। तो हम 3 अंकों की संख्या को देखते हैं कहाँ से हमारी स्टार्ट होती हैं। पहली 3 अंकों की संख्या हमें देखने को मिलती है 100 और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या देखने को मिलती है 999। यदि हम बात करें कि जो 100 के बाद 101 से लेकर 200 तक हमें ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी जो 5 से भाग जाएगा? तो पहला तो होगा क्या? 105। दूसरी होगी 110। ऐसे करके हमको एक लाइन में, यदि हम बात करें कि 100 से हम लिखें कितना, 101 से वाली लाइन, 111 वाली लाइन, और इस प्रकार हम यदि जो नंबर्स लिखते हैं तो उसमें यदि आप देखोगे तो हमें एक लाइन में जो कितने देखने को मिलेंगे? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, इस प्रकार की हमें 200 तक कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? 10। इस प्रकार कितना हो गया हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10। और यदि हम इन 200 को 100 से 200, 200 से 300 और 300 से 400 और ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएं, इससे लेकर हमें 99 तक कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? हमें देखने को मिलेंगी 9 रोज, 9 जो लाइनें देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो कितना आएगा, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमको जो आंसर आएगा हमारा वह आएगा कितना? 180। 180 जो होंगे वो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको 180 कैसे होंगी? यहाँ पर यदि हम देखें एक तो 100 होगी, जो कि यहाँ पर 999 तक जाना है हमें, इसलिए 180 सही आंसर होगा। कितना? 180। जो इसका सही आंसर है वह क्या है? 180। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 743 को गुणा करना है किससे? 743 को गुणा करना है 999 से। तो इसके लिए हमको क्या करना है? यदि हम 999 को किस प्रकार लिख सकते हैं? हम 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इसका मतलब भी होता है क्या? 999। और इसमें गुणा कर दें यदि 743 का, तो इसको हमें करने में बहुत आसानी होगी। इसको हम गुणा करेंगे तो 743, ये 0 और यहाँ से माइनस हो जाएगा 743। अब इसको हमको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 7 3 गया तो कितना बचा? 7। और यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा? 5। और यहाँ पर 9, 9 में से 7 गया तो 2। और यहाँ पर कितना बचा? 2 और 7 और 4। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वह क्या आया? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर है। क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पिता और पुत्र क्या दिया है? जो फादर दिया हुए हैं और सन दिया हुआ है, उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? 9:4 दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? 9:4 दिया हुआ है। और पूछा गया है
कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो बताया है कि 5 वर्ष बाद यदि हम बात करें जो फादर है उसकी आयु का 5 वर्ष बाद, और जो 5 वर्ष बाद इसके पिता की आयु क्या होगी, फादर की जो वर्तमान आयु है, जो पिता की जो आयु होगी 5 वर्ष बाद क्या होगी, एफ प्लस जो 5 होगी, और जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वह क्या होगी, एस प्लस 4 होगी, 5 होगी। तो इस प्रकार यह होगी। तो इसने बोला कि इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है आपको, 75 वर्ष दिया हुआ है, 75 ईयर दिया हुआ है, और पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो अब हम इसको किस प्रकार देखेंगे कि जब भी कोई संख्या रेशियो में दी होती है तो उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके गुणा में x है, तो क्या है, इसके गुणा में x है। तो यदि हम बात करें कि जो पिता की आयु है वर्तमान वो कितनी है, 9x, और जो पुत्र की है वह कितनी है, 4x। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इस जो हमारा समीकरण बना है इसमें यदि हम मान रखें तो किस प्रकार आएगा, 9x प्लस 5 प्लस, यदि सन की देखें, सन की कितनी है, 4x प्लस 5 इसकल टू कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो यदि हम 9x और 4x कितना हो गया हमारा, 13x, और 5 कितना हुआ, 10। इस साइड यदि यह 10 प्लस का है, 10 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, 75 माइनस 10। तो इस प्रकार 13x इसका कितना हो जाएगा हमारा 65, और 13 से यदि हम 65 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा x का, x की वैल्यू आएगी 5। तो x की वैल्यू हमारे आई कितनी, 5। यदि आपसे पूछा गया किसकी आयु, आपसे पूछा गया है फादर की वर्तमान आयु, जो पिता है उसकी वर्तमान आयु पूछी गई है, जो कि फादर की वर्तमान आयु कितनी है, 9x। यदि हम इसमें x का मान पुट कर दें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 45। 45 वर्ष जो है वर्तमान आयु है पिता की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने रुपए का 20% 400 रुपये होगा। क्या बोला, हमने मान लिया कि x रुपये का जो 20% है वह 400 होगा। 20% मतलब यह है 20 का, यहाँ पर जो 20% है वह क्या है, 400 रुपये है, हमने ये मान लिया। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जब परसेंट हटाएंगे तो 20 से जहाँ डिवाइड कितने से देना पड़ेगा, हमें 100 से यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 400। यदि हम 20 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/5। तो यह आ जाएगा क्या, x इंटू 1/5 इसकल टू 400। और यदि यहाँ पर हम आगे बढ़ाएं तो x का ये 5 इस साइड जाएगा तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, 400 गुणा 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 400 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो 2000 इसका सही आंसर है। 2000 का जो 20% है वह कितना होगा, 400 रुपये होगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में किया जाता है। हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि जब किस प्रकार होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि मैन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डे मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पर दिया होता है वर्क इक्वल टू मैन की संख्या पुनः फिर डे की संख्या, फिर आपको देखने को मिलेगा कितने घंटे हैं, और फिर यहाँ पर वर्क देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 12 आदमी हैं, 9 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, और 6 दिन काम करने के बाद उनके बाद 6 आदमी जो हैं जुड़ जाते हैं। तो पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, पहले यह हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिला कि यह है, यदि हम बात करें मैन की, कितने मैन हैं, 12। यहाँ पर आपको दिया हुआ है डे कितने दिए हुए हैं, 9। और वर्क कितना है, वर्क यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर वर्क 1 मान लिया, एक कोई काम है। और यहाँ पर घंटे नहीं दिए हैं तो यहाँ पर घंटे को नहीं लिया जाएगा। और यदि हम बात करें कि पहले फिर बाद में इक्वेशन आपको दी हुई है कि यदि आगे बात की गई है कि 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, मतलब 6 दिन तक तो पहले पुराने वाले काम ही करेंगे। 6 दिन काम करेंगे, कितने लोग, 12 लोग करेंगे 6 दिन तक काम। फिर
यदि हम आगे बढ़ाएं, आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा कि जो 6 दिन और आगे जो 12 लोग हैं उनमें प्लस हो जाएंगे कितने, 6 और 12 में 6 लोग और मिल जाएंगे। तो यह है कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डे हमें पता नहीं है, तो ये डे हमें बताना है। तो ये इस प्रकार कुछ आपको इक्वेशन देखने को इस प्रकार आपकी बन जाएगी। तो ये यहाँ पर यदि 12 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 108, 108 देखने को मिलेगा। और 12 का 6 में गुणा करोगे तो कितना देखने को मिलेगा 72। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि 6 और जो 12 है इसको जोड़ोगे तो कितना देखने को मिलेगा 18। और जो डी है उसका तो मान डी रहेगा और हमको निकालना है डे निकालना है। तो जो 72 है यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 108 माइनस 72 इसकल टू आ जाएगा 18D, यह हमारा देखने को मिलेगा। और यदि हम इनको माइनस कर देंगे तो कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 10 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर 36 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 18 जो डे हैं 18D देखने को मिलेगा। और 18 से यदि हम 36 को काट दें तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, कितना 2। तो इस प्रकार क्या होगा डी का मान कितना आया 2, मतलब 2 दिन में यह काम आगे कर लेंगे। आगे पूरा काम करने में, पूरा काम होने में कितना दिन लगेंगे, 2 दिन और लगेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है 2। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ रुपए को ABC इस अनुपात में आपको दिया हुआ है क्या 5:7:6 अनुपात में बांटा गया है। और जो बी और सी है उनके हिस्से में जो है 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। बी जो है उसे सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो सी को कितने रुपए मिलते हैं। तो आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इनको कितना कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसे 7 मिल रहा है और इसे 6 मिल रहा है। और आपसे बोला गया है कि जो बी है उससे जो सी है, सी से कितना रुपये ज़्यादा मिलता है, 4500 रुपये ज़्यादा मिलता है। परंतु यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना ज़्यादा मिल रहा है, उसे 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और यदि देखा जाए कि ये 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है और प्रश्न में 4500 दिया हुआ है तो यह किसके बराबर होगा, 4500 के बराबर होगा। और आपसे पूछा गया है कि जो सी है, सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे हमारे, हम क्या करेंगे कि जो 1 का मान है 45, तो ये 6 का मान कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो इस प्रकार हम इनका गुणा करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 और 6 से 24 बार, 24 से 27 कितना हो गया 27,000, जो कि इसका सही आंसर है। कितना 27,000 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ए बी से 2 साल बड़ा है। जो ए है बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। पहली चीज़ इसमें बोला गया है कि जो ए है वो बी से 2 साल बड़ा है और जो कि सी से दुगना है। मतलब यदि हम सी को एक्स मान लें तो यह कितना है 2x है, इसका दुगना। यदि हम दूसरी कंडीशन को देखें तो जो बी है वह सी का दुगना है और जो ए है वह इससे 2 वर्ष बड़ा है। मतलब क्या होगा कि जो 2x प्लस 2 यह इस प्रकार होगा। तो ये तीनों इस प्रकार हैं। तो ए बी सी तीनों की कुल आयु कितनी है 27 वर्ष है। तो मतलब इनकी जो आयु है इसका यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, इनकी आयु का सम दिया हुआ है, इनकी आयु का योग दिया हुआ है। क्या, इनकी आयु का यदि योग देखें तो वह कितना है 27 वर्ष है। और आपको बताना कितना है, ए की आयु बताना है। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5x प्लस 2 इक्वल टू 27। और यहाँ पर यदि हम 5x इक्वल टू ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 27 में से 2 जाएगा तो बचेगा 25। और यदि हम x की वैल्यू की बात करें तो 25 से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस प्रकार x की वैल्यू यदि 5 आई है तो जो a है, a का मान कितना है, a का मान है कितना 2x प्लस 2
तो जो हमारा 5 है उसका कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, यह इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार कि इसका जब हम करेंगे गुणा तो 2 से 10, 10 और 2 12। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा इसका सही आंसर 12, जो 12 है इसका सही आंसर है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। आपसे बोला 30 दिन में यह कर सकते हैं और 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि बी कितने दिन बाद, 20 दिन बाद छोड़ देता है, शेष काम को ए अकेले 20 दिन में अतिरिक्त समय लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यह आपके सामने यह प्रश्न है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे कि जो ए और बी हैं, क्या ए और बी हैं, वह क्या कर रहे हैं कि इस काम को, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मान लो ए की इफिशियंसी जो है ए है, बी की इफिशियंसी बी है। इन दोनों की इफिशियंसी यदि हम जोड़ेंगे, इनकी क्षमता जोड़ेंगे और उसका गुणा यदि हम डे से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, कितना करते हैं। और इसी प्रकार आगे यदि हम देखें तो आगे क्या बोला कि जो है 20 दिन बाद जो काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ेगा, बी छोड़ेगा। तो 20 दिन तक तो ये दोनों फिर से साथ करेंगे। कौन, ए और बी क्या करेंगे, 20 दिन तो पक्का यह साथ काम करेंगे। और फिर इसने क्या कहा कि अकेले जो काम करता है वो 20 दिन तक अतिरिक्त काम करेगा। कौन, ए। तो अब काम पूरा होगा। तो कितना, अब 20 दिन आगे के कौन काम कर रहा है, ए। तो इस प्रकार से आपको यह कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यह कंडीशन यह किस प्रकार बनी है, यह हमने किस प्रकार बनाई, यह बनाया है जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, मैन डे अपॉन जो वर्क होता है इक्वल टू होता है मैन मल्टीप्लाई बाय डे, और जो वर्क होता है उसी से यहाँ पर हमने बनाया है क्या, यहाँ पर ये मैन हो गया, मैन की क्षमता, और यहाँ पर हो गया क्या, ये टाइम डे 30 दिन, और यहाँ पर ये मैन, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डे, और यहाँ पर ये मैन फिर डे। इस प्रकार से यह आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे यहाँ को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 30A प्लस 30B इक्वल टू 20A प्लस 20B प्लस 20A। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यदि हम इनको सॉल्व करें तो इसको हमें देखने को मिलेगा कि जो बी है, बी वाले जो हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, और जो ए है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 30B माइनस ये वाला प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, 20B इक्वल टू जो 20A क्या हो गया 40A, और यहाँ का जो 30A था यहाँ पर यह प्लस में है तो इस साइड आगे माइनस में 30A। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जहाँ पर आ जाएगा 10B इक्वल टू 10A। यदि हम देखें तो ये 10 से 10 कट गया, और यहाँ पर आगे आप देखोगे कि यदि A इक्वल टू B आया, और यदि हम ए और बी का अनुपात देखें तो ए और बी का अनुपात आ गया तो 1/1। इनका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में एक काम करता है और बी भी एक काम करता है। तो इसकी एफिशिएंसी, अब यदि हमको टोटल वर्क देखना है, टोटल यदि काम देखना है, टोटल काम कितना था, तो हम इतने ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, यह जो समीकरण है इसमें हम रख देंगे इसका मान, किस प्रकार कि 30 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और ये था क्या हमारा टोटल वर्क। तो इसमें यदि हम इनकी क्षमता को रख दें तो क्या मिल जाएगा, हमें वर्क मिल जाएगा। तो हम ए की जगह एक रख देते हैं और बी की जगह भी एक रख देते हैं, तो एक और एक क्या हो जाएगा हमारा, एक और एक हो जाएगा 2, 2 गुणा 30 जो क्या है हमारा टोटल वर्क है 60। 60 जो काम है वो करना है। तो इन्होंने पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की यदि हम क्षमता की बात करें, इफिशियंसी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर यह बी की इफिशियंसी है 1। बी एक दिन में एक काम करता है, तो जो 60 काम है वह एक से कितने दिन में करेगा, तो जो बी है 60 काम को एक की इफिशियंसी से करेगा, तो यह कितने दिन में करेगा, इसे 60 दिन में
यह पूरा करेगा। कितना? 60 दिन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि यह 60 दिन में काम को पूरा करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी है जो कि 4800 रुपये की कोई भी अंकित मूल्य की किसी वॉशिंग मशीन को 15% और जो 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है और उसे 124 रुपये का परिवहन खर्च करता है और 13% लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? अब आपको क्या बोला गया है कि जो एक व्यापारी था उसने 4800 रुपये थे उसके पास, 4800 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको दो छूटों पे प्राप्त किया। 15% की छूट मिली यदि आपके पास 100 रुपये हैं, 100% है। यदि आपको कोई 15% की छूट दे दे तो मतलब आपको वह कितनी चीज़ कितने में मिलेगी? 15% कम कर देंगे तो 85 में मिलेगी, 85 में मिलेगी। इसी प्रकार इसको क्या मिला है यहाँ पर? 85 में, 85 में। और यदि आप परसेंट को हटाएंगे, यहाँ की ये परसेंटेज को हटाएंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरी चीज़ फिर इसको दूसरी छूट मिलती कितनी? 5%। 5% कम, ये यदि हम 100 में देखें, 100 में यदि 5% है, कम करना है तो कितना आएगा? 95%। मतलब उसने कितने में खरीदी हुई? 95% में, 95/100। और उसने बोला कि जो यह तो क्या था उसका क्रय जो MRP, जो हमारा अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य पर छूट इसको मिली। और इसको जो इसका जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर उसने बोला और खर्च कितना करता है ये तो छूट पे उसने खरीदा है। और यहाँ पर अतिरिक्त खर्च को और जोड़ देंगे। यहाँ पर यदि हम अतिरिक्त खर्च को जोड़ दें तो अतिरिक्त खर्च को जोड़ने पर हमें कितने मिलेगा? 124 और जोड़ दिया। तो इस प्रकार आपको आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे ये आ गया क्या? इसका CP जिसमें इसने खरीदा है। क्या ये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें इसने खरीदा है। तो आप देखोगे यहाँ पर हम इनको कट कर लेते हैं। यहाँ से आप काटोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप यदि आगे काटोगे तो कितना? इसको 5 से काटें, 5 से 5, 5 7 35 और 5 से ये कितने बार? 20 बार। और 5 से यह है कितना? 4 और 5 से यह कितना? 19 और 4 से यह कितना? नहीं, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कितना? 12। तो इस प्रकार आपको क्या देखने को मिलेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 124 इक्वल टू आपको CP देखने को मिलेगा। तो इनका यदि हम गुणा करें तो आपको गुणा करने पर कितना देखने को मिलेगा? यदि हम 12 का 17 में गुणा करें तो 12 का 17 में गुणा करने पर आपको मिलेगा कितना? 204 गुणा 19 प्लस 124 इक्वल टू CP। यदि 19 का हम इसमें गुणा करें तो यहाँ पर हमें कितना देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 3876। यहाँ पर इसका 19 को 76 और 19 दूनी 38। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना? 124। तो 124 और यदि हम इसको जोड़ दें तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा? 4000। कितना हो गया? यह टोटल 4000। तो जो हमारा क्रय मूल्य है, जो CP है, वह कितना है? 4000 में इसने कुल खरीदा है। और यदि इसने बोला कि यह 13% लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या होगा? यदि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आप 13% के लाभ पर बेचते हो, मतलब कितने में बेचोगे? 113 में आप बेचते हो 13% के लाभ पर। तो इसी प्रकार यदि आपके पास 4000 रुपये हैं, 4000 के को आप 13% के लाभ पर बेचोगे तो कितना आपका क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य आएगा? तो यहाँ से यह कट हो जाएगा और यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 2 1 और 4 और 1 5 और 4। तो यहाँ पर आपको जो आंसर देखने को मिलेगा 4520, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4520 रुपये जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या देखने को मिलता है? अगला प्रश्न है कि स्थिर जल में, यहाँ पे बोला है कि स्थिर जल में नाव की चाल, एक नाव है। क्या नाव की चाल क्या है?
10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल यदि हम बात करें वाटर पानी, और यहाँ पर बात करें किसकी, बोट की, तो यह धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर बोला कि धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर नाव को कितने मिनट लगेंगे। यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा नहीं, धारा की विपरीत नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है धारा की दिशा में, डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में आपको बताना है, तो वो इसकी जो धारा की दिशा में हमें पता है कि धारा की दिशा में क्या होता है। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल जो होती है नाव की और बोट की, नाव की और वाटर की दोनों जुड़ जाती है। मतलब कि आपकी जो बोट की चाल है वो प्लस वाटर की चाल हो जाएगी, तो वह कितनी हो जाएगी, 10 + 5 = 15। टोटल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह जाएगी। और आपसे पूछा गया है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे। तो 5 किलोमीटर की दूरी यदि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करोगे, 5 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर कितने में कर लोगे आप, 1/3 आवर में कर लोगे, 1/3 घंटे में कर लोगे। यदि 1/3 घंटा है, यदि घंटे को आपको मिनट में बदलना है तो क्या करना होता है कि यहाँ इसमें हम 60 का गुणा करते हैं। कितना, 60 का गुणा करते हैं। इस प्रकार यहाँ से यदि हम 3 से 60 को काटेंगे कितना आएगा, 20 मिनट जो होगा इसका सही आंसर होगा क्या, 20 मिनट। इसका सही आंसर क्या है, 20 मिनट। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। कितना, 2 व्यक्ति हैं, मान लिया ए और बी हैं, इनकी आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, और उनकी आयु का योग 144 का वर्गमूल के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है कि ए + बी कितना हुआ है, 144 है, इसके रूट के बराबर हैं। आपको यह 2 कंडीशन इसमें दी हुई हैं, और दोनों में बड़े की आयु ज्ञात कीजिए। अब जो बड़ा है उसकी आयु आपको बताना है। तो इसको यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, a + b = 14। किसका जो रूट होता है तो वह होता है 12 का। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण देखने को मिले, क्या, पहला समीकरण और यहाँ पर यह दूसरा समीकरण। यदि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ, क्या, इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, a और a 2a हो जाएगा, और जो प्लस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, = में 14 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 जो है 7 देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है हमारा जो a है वह बड़ा है, a बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ा है, क्योंकि a और b का जो माइनस कर रहे हैं 2 आ रहा है, मतलब b का मान कितना होगा, 5 होगा। b 5 है और a 7 है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3 ए जो है उसका जो बड़ा, सबसे बड़े की आयु पूछी है तो बड़ा कितना है, 7 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए है और उसका पुत्र है, तो उसकी आयु जो है 6 गुनी है। 6 गुनी किसकी आयु से, पुत्र की आयु से 6 गुनी है। यदि ए की मैंने एक मानता हूँ तो जो उसके ए की आयु होगी वह कितनी होगी, 6 होगी। तो इसी प्रकार यदि आपसे बोला कि ए के पिता की आयु, इसके भी फादर होंगे, ए के पिता हैं, उसकी आयु क्या है, उससे 40 अधिक है। मतलब जो 6 है इससे 40 अधिक कौन है, इसके पिता हैं। यदि हम इनको रेशियो में रखें तो आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें x माना मैंने इसकी आयु, तो इसकी आयु होगी कितनी, 6x। तो इसके पिता की आयु कितनी होगी, 6x + 40। इस प्रकार इनकी आयु होगी। और इन्होंने कहा कि जो उनकी कुल आयु है सभी की वह कितनी है, 118। मतलब कि 6x + 40 क्या, पिता की जो आयु, और फिर बोला कि 6x = क्या, ए की आयु, और फिर बोला इनके योग जो x है वो सन की आयु। टोटल कितना है, 118 है। और आपसे पूछा गया है किसकी, ए की आयु आपसे पूछी है। तो जो 6x और 6x
और x कितना हो गया 13x इक्वल टू, यदि आप ये 40 यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 40, यदि हम इसको माइनस में करेंगे तो इसका क्या आएगा 8, और यहाँ पर इससे यदि हम माइनस कर दें तो आ जाएगा कितना 78 आया। और 13 से जब 78 को काटेंगे तो कितना आएगा आपको देखने को मिलेगा 6 बार, यह 6 बार इससे कट जाता है। तो आगे आप देखोगे कि आपसे पूछा है ए की आयु क्या है, ए की आयु है 6x, कितना है 6x। तो जो इसके सही जो x का यदि हम मान रख दें तो यहाँ पर 6, तो इस प्रकार यहाँ से कितना आ जाएगा 36, जो ए की आयु है वह कितनी है 36 वर्ष। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो 2 है वह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 50 विद्यार्थी हैं और आपको उनका औसत दिया हुआ है, प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों को 75 अंक प्राप्त हुए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के जो 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो जो सही औसत आपको बताना है। ये 36 लिख दिया गया मतलब क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थी हैं और यदि हम कुल प्राप्तांक की बात करें कि इनका कुल प्राप्तांक कितना होगा, तो कुल प्राप्तांक की यदि हम बात करें तो 50 इंटू इनका औसत का यदि हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा कुल प्राप्तांक हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि 50 का 75 में गुणा करेंगे कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर 25, 25 से 2 और 7 5 35 और 37, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3750 जो कि कुल प्राप्तांक हैं। और आपसे कहा गया कि जो 36 है, 36 को 86 की जगह क्या लिख दिया है 36, तो आपको जो सही करना है सही औसत बताना है। तो क्या होगा कि जो 37 है, अपन यदि अभीष्ट औसत बोलें, क्या अभीष्ट औसत क्या होगा कि जो 3750 क्या है आपका 3750 को यदि माइनस कर दें 36 को, क्या हमारा गलत लिखा गया था 36 लिखा गया था, जबकि होना कितना चाहिए 86, मतलब 86 को यदि हम ऐड कर दें, यदि 86 को जोड़ दें और 36 को घटा दें तो हमारा जो सही जो है अंक प्राप्त हो जाएंगे। और हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 50, तो इसलिए 50 से यहाँ पर भाग देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 36 से यदि 86 को जो माइनस किया तो कितना आया 50, 50 को यदि हम किसमें इसमें जोड़ देंगे कितना 3750 प्लस 50 अपॉन 50, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको 3800 बट्टे 50, और 50 से यदि इसको काटा जाएगा तो कितने बार आपको 5 से 7 बार 35, 35 और जो 3 बचे 30, 30 को कितने बार जाएगा तो 6 बार 76। इसका जो सही आंसर है वह क्या है 76, आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 लोग हैं, 15 लोगों का एक समूह है, 15 लोगों का एक समूह है जिनमें लोगों की औसत आयु कितनी दी हुई है 45 वर्ष दी हुई है। क्या 15 लोगों की जो औसत आयु दी हुई है, आयु कितनी दी हुई है 45 वर्ष दी हुई है। और उसने कहा कि 2 व्यक्ति निकल जाने से, 2 व्यक्ति 15 में से यदि 2 व्यक्ति निकल जाएंगे तो कितने व्यक्ति बचे 13। और उसने कहा 2 व्यक्ति निकल जाने से जो औसत है वह 5 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब पहले औसत कितना था 45, अब यदि 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका औसत 50। तो इस प्रकार उसने यह आपको कंडीशन दी हुई है और उसने पूछा है कि निकल जाने के बाद दोनों व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी, कि जो 2 व्यक्ति निकल चुके हैं उनकी औसत आयु कितनी थी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, पहले 15 व्यक्ति और उनका औसत, यदि आयु और औसत का यदि हम गुणा कर दें तो हमको कुल आयु पता चल जाएगी। तो कुल आयु कितनी आएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 675 आपको देखने को मिलेगी कुल आयु। और यदि हम 13 का 50 में गुणा करें तो आपको कितनी देखने को मिलेगी 650 कुल आयु देखने को मिलेगी। यदि अब हम आगे बात करते हैं कि उसने पूछा क्या, जो 2 व्यक्ति निकल गए हैं, जो 2 व्यक्ति निकल गए हैं उनकी औसत आयु आपसे पूछी है। तो यहाँ पर यदि हम इनका अंतर देखें तो अंतर आपको कितने देखने को मिलेगा 25 का इसमें अंतर है, मतलब जो उनकी आयु थी वह कितनी थी, कुल आयु थी 25, परंतु इसमें पूछा है औसत, औसत पूछा है आपसे, तो कुल आयु 25
बटे 2 व्यक्ति निकले हैं। कितने? 2 व्यक्ति। तो इसको कितने से भाग दोगे आप? 2 से। 2 से यदि आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 12.5। 12.5 पर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत कितना था आपका? 65 था। आपके 7 मैच थे, उनमें युवराज ने बल्लेबाजी की और उसका औसत कितना था? 65 था। और उसने बोला कि युवराज के 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल में उसका औसत कितना हो जाए? 85 हो जाए। 85 हो जाए मतलब लास्ट मैच में, मतलब कुल मैच कितना खेलेगा वह? 8 मैच खेलना है, एक लास्ट मैच में कितने रन मारे? 85 हो जाए। कितना औसत हो जाए? 85 आपको औसत करना है। तो हम देखेंगे कि यदि हम 65 का 7 मल्टीप्लाई करें तो हमको उसके जो 7 मैच हैं उनके कुल रन पता चल जाएंगे। कितना? 7 मैचों के कुल रन। तो 7 मैचों के कुल रन कितने हैं? 7 का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35 और 7 छीन 42, 42 और 5 47। तो आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? 45। तो इस प्रकार 755 जो है उसके 7 मैचों का कुल जो था, कुल रन कितने थे? 455 है वह थे उसके 7 मैचों के। और यदि 8वें मैच के 45 औसत चाहिए है, कितना? 45 औसत चाहिए, 85 औसत चाहिए है, तो आपको कितना इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या होगा? इसके टोटल रन कितने आएंगे? इसके आएंगे 680 रन। मतलब यदि हम इनका अंतर देखें, इनका अंतर 7 मैचों का और कुल 8 मैचों का, तो हमें पता चल जाएगा क्या 8वें मैच में उसने कितने रन मारे। तो इसका यदि हम अंतर की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इससे यदि हम माइनस करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 5। 8 में से जहाँ पर 8 से यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पर 6 में से जो है 4 गया तो 2। तो यहाँ पर 225 रन उसका सही आंसर होगा। क्या? 225 रन उसे मारने चाहिए, जिसमें वह क्या होगा कि जो 8 मैचों का कुल औसत हो जाएगा 85। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या बोला गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली चीज़ क्या आपको देखना है, इनकी जो मात्रक हैं वह आपको देखने रहता है कि यह मीटर में है और यह किलोमीटर में है। तो इसे आपको पहले बदलना होगा क्या? मीटर प्रति सेकंड में। यदि मीटर प्रति सेकंड में यदि आपको चाल को बदलना है, यहाँ पर क्या दी हुई है? ट्रेन की चाल। तो आपको क्या करना पड़ता है कि 5/18 से गुणा करना पड़ता है। यदि हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो जो ट्रेन की चाल है वह क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। जो 90 थी वह कितनी हो जाएगी? 8 से 18 से 5 बार, जो 90 है 5 बार 5 से 25, 25 क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड यह चाल हो जाएगी। यदि अब हम बात करें कि जो 45 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है 75 मीटर, और आपके जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मान लिया हमने x, तो यह टोटल इतना क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या होगी? ट्रेन की लंबाई अपॉन क्या होता है? चाल। आपको क्या याद करना है? समय। समय से यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या माना जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में कि जो होती है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, जो जितनी उसने दूरी तय की, जिसको पार किया है, उसकी लंबाई को योग को क्या बोलते हैं? कुल दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या होगी? 75 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा कि जो हमारी चाल क्या निकली है? 25। और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है कितना? 8 सेकंड का समय लगता है। मतलब इसके बराबर क्या है? 8। तो यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो 25 है इस पर यहाँ पर चला जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई में, तो 75 प्लस एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 200, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? x 75 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा? 200 माइनस 75, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि 125। इसको हम माइनस कर देंगे 125। तो जो ट्रेन की लंबाई है वह क्या कितनी है? यहाँ पर ट्रेन की लंबाई x की,
एक्स इक्वल टू ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा 125 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न दिए गए 4 जो पते दिए हुए हैं आपको, और इसमें देखना है कि जो सेम कौन कौन से पते हैं। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, एक एक जो डिजिट है यहाँ पर एक एक वर्ड को आपको मैच करना है। मतलब आपको कुल मिलाकर इसको आपको अच्छे से देखना है, और इनको यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि क्या कौन सा यहाँ पर मिस प्रिंट है या मिस वर्ड है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन यदि इससे मैच किया जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यदि हम इसमें यहाँ आगे देखें तो दूसरे ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड, यहाँ पर ये लिखा है। और यहाँ पर यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो ओ है ये यहाँ पर ए दिया हुआ है, और यदि आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या पते में ओ। तो जो हमारा गलत है यहाँ पर बताना है क्या कौन सा समान नहीं है। तो समान नहीं है वाला कौन सा है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए, तो यह समान नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन थर्ड सेकंड जो पता दिया हुआ है वह समान नहीं है। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का रेट कितना हो जाए, आपका कीमत हो जाए कितनी 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको क्या करना है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूँ जो नमक है और जो 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला नमक है उसको इस अनुपात में मिलाना है कि उनका रेट 60 हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है नमक का जो है, और इनका अनुपात निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करते हैं। मतलब 60 में से 50 को माइनस करोगे कितना आएगा 10, और यहाँ पर 80 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 20। तो जो इस प्रकार आप करते हैं क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा होता है उसमें से जो छोटा होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 20। तो इनका जो अनुपात होता है इन दोनों का जो अनुपात आया है वैसी अनुपात में हम मिलाते हैं। मतलब कि जो 20:10 अर्थात क्या होगा आगे इसका क्या हो जाएगा कि 2:1 के अनुपात में यदि हम इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 2:1। इसमें मिलाने पर जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 60 रुपये प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो दी गई श्रृंखला है उसका योग ज्ञात कीजिए। इसको हमको योग ज्ञात करना है। इसका योग ज्ञात करने के लिए हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना है। सरल किस प्रकार बनाएंगे हम, सबसे पहले 3 को यदि हम 27 में जोड़ें तो हमारा हो गया 30, प्लस 9 को यदि हम 81 में जोड़ें तो हमारा हो गया कितना 90, प्लस यदि हम क्या करें कि हम करते हैं 243 को यदि हम जो 243 है उसे 2187 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2430। यहाँ पर यह हो जाएगा इनका योग, और यदि हम इनको जोड़ दें तो इनका योग हमारा कितना हो जाएगा 7290। यह इसका योग इस प्रकार हो जाएगा। अब हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं इस प्रकार। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। ये क्या है, हम कुल मिलाकर सरल बनाने के लिए इसको कर रहे हैं। अब इनको आसानी से आप जोड़ सकते हो कि जैसे 000 इनके लास्ट में है तो 0, यहाँ पर 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए 12 और 9 कितने हो गए आपके 21 और 3 कितने हो गए 24। तो यहाँ पर आ गया 4, तो बचा 2 और 4 कितने हो गए 6 और 2 हो गए 8 और यहाँ पर क्या है 7 और 2 कितने हो गए 9। इस प्रकार 98 से 40 जो है 98 से 40 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनका औसत निकालना है हमको। क्या दिया हुआ है 62 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 62 दिया हुआ है, प्लस हमको पता है कि औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं का जो है अंकों का नंबर। अंक कितने अंक हैं तो हम क्या करेंगे इनका योग देखेंगे।
कि 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22 यहाँ पर कुल नंबर कितने हैं? 6 हैं, तो इनको हम 6 से भाग देंगे। यदि हम इनको जोड़ें तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 5 1 11 प्लस इनको जोड़ दें तो यदि आपका जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 80, और यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50। तो इसको यदि हम आगे जोड़ें तो आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 130 प्लस 116, और इसको आगे यदि आप जोड़ोगे इसके बट्टे में 6, इसके अपॉन में 6, और यहाँ पर आगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 और 1 हो जाएगा 4, और जो 2 और 1 हो जाएगा कितना? 1 और 1 हो जाएगा कितना? 2 अपॉन 6। 6 से यदि आप इसको काटोगे तो 6 चौक को 24, 6 एकम 6, तो कितना आ जाएगा? 41। इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा? 41 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, इंग्लिश में कितने पास हैं? इंग्लिश में, और जो 40% विद्यार्थी हैं जो है फेल किस में है? इंग्लिश में है। जो इंग्लिश में कितने फेल हैं? 36% फेल हैं। और जो हिंदी है, हिंदी में कितने फेल हैं? हिंदी में फेल हैं 40%। और बोला कि दोनों विषयों में फेल कितने हैं? दोनों विषयों में, हिंदी और प्लस इंग्लिश, दोनों में फेल कितने हैं? 20% दोनों में फेल हैं। तो पास हुए विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि हम इस प्रकार लिखें, मैंने लिखा कि टोटल इस प्रकार, रुके, इसको यदि मैं इस प्रकार लिखूं कि ये रहे क्या? हिंदी वाले, और ये रहे क्या? इंग्लिश वाले, और यहाँ जो बीच में होंगे वो क्या होंगे? हिंदी और इंग्लिश वाले फेल। तो यहाँ पर 20 दे दिए कितने? दोनों में फेल। और यदि कितने दिए हुए हैं? इंग्लिश में 36, तो जो 20 तो इसमें आ चुके हैं, 20 इसमें आ चुके हैं, बचे कितने हैं? 16। यदि मैं यहाँ पर 16 कर दूँ तो टोटल कितने हुए इंग्लिश वाले? 36। और यदि यहाँ पर 20 आ चुके हैं और टोटल हिंदी में कितने फेल हुए हैं? यहाँ पर 20 यदि और कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? टोटल 40। तो इस प्रकार यदि मैं देखूँ तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 प्लस 20 प्लस 16, यहाँ पर आ गया टोटल 56 विद्यार्थी जो हैं फेल हैं। तो पास कितने होंगे? 100% हैं, कुल विद्यार्थी 100 हैं, जिनमें 56% कितने हो गए? फेल हो गए। तो पास कितने हुए? पास हुए हमारे 44% जो विद्यार्थी हैं वह पास हुए। इसका जो सही आंसर है वह क्या है? सेकंड, ऑप्शन सेकंड 44। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना? 150 मीटर। क्या दिया है? 150 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया हुआ है। क्या? आधार का और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी? आपसे आधार की जो है लंबाई पूछा गया है। इसका एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको दिया हुआ है आधार और ऊंचाई का जो अनुपात है। आधार मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर ऊंचाई दी है 4। यदि मैं इनको x मान लूँ कि ऊंचाई और ये, तो इस प्रकार यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई। आधार यदि a है और ऊंचाई b है तो क्या होता है? हाफ AB। मतलब क्या होगा कि हाफ 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना? 150। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 150। 2 से यदि आप इसे काटो तो कितना आएगा? 2। यहाँ पर आ जाएगा क्या? 6x स्क्वायर इक्वल टू 150, और 6 से यदि इसे काटोगे तो कितना आएगा? 25x स्क्वायर, और x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा x का मान। तो यदि आपसे पूछा गया है क्या आधार की लंबाई क्या होगी? आधार की लंबाई है 3x। क्या है? 3x। यदि x का मान 5 है तो 3x का मान कितना होगा? 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 15 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसमें एक क्रम जो है निहित है।
एक क्रम संख्याओं का क्रम नहीं है, गलत संयोजन को आपको बताना है। आपको इनको ठीक प्रकार देखना है कि इसमें एक क्रम दिया हुआ है, इसमें गलत कौन सा है। यहाँ पर आप देखोगे GFJKU, 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 ये बिल्कुल सेम है, ये नंबर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये भी नंबर सेम है, यहाँ पर भी नंबर आप देख सकते हो सेम है। और लेकिन यहाँ पर आप यू भी बिल्कुल सेम है, यू भी है, यू भी है, यू भी है। यहाँ पर जे है और यहाँ पर ये जी है और यहाँ पर जे है। तो ये जो है यहाँ पर जो जी है यह गलत है। क्या, तीसरे नंबर पे हमारा गलत संयोजन हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा कि थर्ड जो ऑप्शन है वह गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक्स अपने माल को बाय को 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। क्या बोला कि एक्स, बाय और जेड है। एक्स जो है बाय से 20% सस्ता बेचता है, मतलब क्या है कि एक्स अपॉन बाय यदि हम देखें तो बाय से 20% सस्ता, मतलब यदि बाय 100 में बेच रहा है तो एक्स कितने में बेचेगा, 80 में। इनका अनुपात यह होगा। और यदि एक्स और जेड का अनुपात की हम बात करें तो एक्स और जेड का क्या होगा कि यह इससे महंगा बेचता है, मतलब क्या होगा यदि जेड 100 में बेच रहा है तो एक्स कितने में बेचेगा, 120 में यह बेचेगा। तो इस प्रकार आपको दिया हुआ है। और यदि आप यहाँ पर देखो, क्या देखोगे कि यहाँ पर हमको निकालना है क्या, जेड का माल बाय से कितने माल महंगा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हम लिखेंगे बाय एक्स जेड। यदि बाय की बात करें तो बाय यदि 100 है तो एक्स कितना है, 80 है। इसको हम अनुपात से हल कर रहे हैं, अनुपात से हल करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। और यदि जेड यदि 100 है तो बाय कितना, जो हमारा एक्स कितना है, 120 है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि यदि यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर ये साइड वाला भरा जाता है, कितना, 80 आ जाएगा। और यहाँ पर इसके यहाँ खाली है तो ये साइड वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, इनका गुणा होता है। लेकिन इसको मैं सरल बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से इसको यहीं के यहीं कट कर देता हूँ, यहीं पे यहीं आपको सॉल्व कर देता हूँ, तो जिससे आपको यह सरल हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये कट किया और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और यहाँ पे 4 से 3 बार। तो अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 3 का 10 में गुणा किया 30, 8 का 3 में किया 24, और 2 का 10 में किया तो कितना आएगा हमारा, 20। इस प्रकार आपको देखने को यह मिलेगा, यह आपको देखने को मिला। अब यदि आपसे पूछा क्या गया है कि जो जेड है, जो बाय से माल से कितना महंगा है, कितना प्रतिशत महंगा है, जो जेड का है वह बाय से कितना महंगा है। यहाँ पर आप देखोगे तो जेड से जो बाय है वह कितना महंगा है, 10 महंगा है। कितना, इन दोनों के यदि हम अंतर की बात करें 20 और 10 30 की, तो ये 10 महंगा है। और आपसे पूछा गया क्या, बाय से मतलब कितने से, 30 से। 30 से 10 कितना परसेंट होगा इसका, यह 1/3 होगा। यदि इसका हम परसेंट निकालें तो 100 का गुणा कर देंगे, तो इसको यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा, 33.33%। जो अंश का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 2004 में एक नई जो शर्ट है की कीमत कितनी थी, 250 थी। कितने में, 2004 सन था जिसमें एक कीमत, शर्ट की कीमत कितनी थी, 250 रुपये थी। और 2005 में यह शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। कितने, 2005 में, एक साल बाद इसकी कीमत कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। तो शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। टोटल यदि हम इन दोनों का अंतर देखें तो अंतर कितना आ रहा है इनका, इनका अंतर आ रहा है 150 रुपये। 150 रुपये इनका अंतर आ रहा है। आपसे पूछा कितना परसेंट की इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो यह कितने से देखोगे आप, जो 250 है इससे गुणा भाग दे दोगे, और परसेंट पूछा है तो 100 का यहाँ पर गुणा कर दोगे। यहाँ से इससे यह 0 से 0, 25 से यदि आप काटोगे तो 25 से 4 बार, और 15 गुणा 4 कितना होता है आपका, 60 होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 60% की इसमें जो है आपको देखने को क्या मिले हैं, बढ़ोतरी हुई है।
अब आपसे यहाँ पर हमारी यह जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है, और आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।